हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजीत कुमार। एसपी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि भोजन के पाचन की पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो में पूरी तरह से डिजिटली माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो में जानने के प्रयास करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर एपिग्लोटिस का क्या काम है, एपिग्लोटिस क्या है और किससे बनी होती है, हमारे भोजन के पचाने में जठर रस का क्या काम होता है, अग्नाशय का क्या काम होता है, लीवर का क्या होता है। इन सभी तमाम टॉपिक को हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे और पूरी तरह से प्रैक्टिकल देखने का भी प्रयास करेंगे। तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि हर एक टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और आगे हेल्प भी करेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं भोजन की पाचन की प्रक्रिया को। देखिए, इसके पहले हम भोजन के पाचन में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं और कौन कौन से पाचक रस होता है और वो रस कहाँ से निकलकर हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर मिलती है, इन सारे चीज को हम एक वीडियो में बनाकर अपलोड करते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले भोजन की पाचन की प्रक्रिया वाले पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं और इसी वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा और तब आकर इस वीडियो को देखिएगा, पूरी तरह से आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भोजन का पाचन का मतलब होता है कि भोजन के जटिल रूप को, माने बड़ा सा रूप को छोटे छोटे कण में बदलकर उसका तरल अवस्था में बदल देना भोजन का पाचन कहलाता है। क्योंकि भोजन जब पचता है हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाता है और कोशिका इतनी छोटी होती है कि हमारे भोजन का जो बड़ा बड़ा कण होता है वो शरीर की कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाता है। तो वहीं हमारे पाचन तंत्र और पाचक रस मिलकर उनको इतना छोटा छोटा बदल देते हैं ताकि शरीर की कोशिकाओं में चली जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि पाचन की प्रक्रिया का मतलब आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब कैसे होती है पाचन वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले भोजन की पाचन मुख से शुरू होती है, यानी कि मुख गुहा। गुहा का मतलब होता है खाली स्थान, खाली जगह को गुहा कहते हैं और मुख का मतलब मुंह। इसी मुंह में भोजन की पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्यों शुरू होती है? क्योंकि भोजन जैसे हम ग्रहण करते हैं, दाल रोटी भात जो भी हम लोग खाते हैं, इस मुंह में सबसे पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। तो हम जानते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना भोजन का पाचन कहलाता है। तो हमारे मुख में शुरू हो जाता है भोजन की पाचन की प्रक्रिया और इस मुंह में स्टार्च का पाचन होता है, यानी कि सुक्रोज का पाचन होता है। स्टार्च का मतलब सुक्रोज यानी कि चोकर, उसको चोकर भी कर सकते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले चोकर का पाचन कहाँ होता है? मुख में ही हो जाता है। तो भोजन की जब पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है और छोटे छोटे टुकड़े में बदली जाती है, उस टुकड़े को हम लोग बोलस कहते हैं। जैसे ही मुंह में उसका छोटे छोटे टुकड़ा बदल दिया जाता है तो उस बदले हुए भोजन के रूप को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। ये बोलस में थोड़ा बहुत लार भी मिल जाता है। लार हमारे शरीर के अंदर जो मुख होती है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इसका एक अलग से वीडियो बना चुके हैं और इसी वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो मुख में जो भोजन की पाचन की प्रक्रिया थोड़ा बहुत शुरू होती है, उस भोजन का रूप को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। और जैसे ही बोलस हमारे यहाँ जो टेंसिल होता है, टेंसिल यहाँ पर अंदर अंगुली जैसे संरचना होती है मुंह के अंदर, उस टेंसिल से जैसे नीचे गिरती है तो वो पार्ट कहलाती है भोजन की पाचन वाली ग्रासनी। इस ग्रासनी में भोजन जाती है और जैसे ही ग्रासनी में भोजन नीचे गिरती है, यहाँ से नीचे गिरती है, तो नीचे गिरने के बाद यहाँ पर भोजन का जो है द्वार 2 गुलक जाता है। जो भोजन गिरती है नीचे, एक जो है भोजन नीचे भोजन पाइप में चली जाएगी यानी कि भोजन पचने वाले रास्ते में जाएगी, और दूसरा यहाँ पर कंठ द्वार में यानी कि फेफड़ा में जहाँ पर श्वसन जाती है वहां पर जाएगी। देखिए, यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर श्वसन वाली पार्ट में, इसको कंठ द्वार कहते हैं और इसको फूड पाइप कहते हैं यानी कि भोजन का द्वार कहते हैं। अब यहाँ पर भोजन जो है पूरी तरह से यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि भोजन इधर जाए या फिर इधर जाए। इसलिए जो हमारा दिमाग होता है, दिमाग तो हमारे शरीर का पूरी तरह से संचालन करता है। अब सोचता है कि कैसे ये भी काम किया जाए, इसलिए यहाँ पर एक द्वारपाल लगा देता है या अंगरक्षक लगा देता है। यहाँ पे एक अंगरक्षक लगा देता है और यही अंगरक्षक का नाम होता है एपिग्लोटिस। इसका क्या नाम होता है? एपिग्लोटिस इसका नाम है, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस। देखिए, जब यहाँ पर भोजन आ जाती है तो भोजन जैसे ही आती है तो एपिग्लोटिस जो है हमारे दिमाग से संचालित होती है और जैसे ही भोजन आएगी तो भोजन में वो क्या करेगी? एपिग्लोटिस श्वास नलिया को बंद कर देगी, ढक देगी, ये श्वास नलिया को ढक देगी, जिसकी वजह से भोजन कहाँ चली जाएगी? नीचे फूड पाइप में यानी कि भोजन के पचाने वाला द्वार में चली जाएगी। अब देखिए कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि एपिग्लोटिस कैसे काम करता है, किस तरह से होता है। देखिए, जो एपिग्लोटिस होती है वो एक मांसल संरचना होती है। ये थोड़ा बहुत हड्डी की ही बनी रहती है
है जिसको उपास्थि कहते हैं। ये मजबूत हड्डी नहीं होती, एकदम कमजोर हड्डी होती है, या फिर मांस की संरचना भी कर सकते हैं। ये एपिग्लोटिस का क्या काम होता है? भोजन को भोजन पाइप में लेकर जाना, श्वास नली में नहीं ले जाना। जैसे हम सांस लेते हैं तो इसी रास्ते से आती है और एपिग्लोटिस उस टाइम खुल जाती है, जिसकी वजह से वो उधर ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में चली जाती है और भोजन आते वक्त भोजन को ये श्वास नली को बंद कर लेती है, जिसकी वजह से भोजन नीचे चली जाती है। तो एपिग्लोटिस का आपको काम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही होगी। और इस चैनल के माध्यम से आप जानते हैं कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल इस चैनल पर पढ़ाई जाती है। तो चलिए हम एपिग्लोटिस को देखते हैं कि इसका क्या काम होते हैं। देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एपिग्लोटिस किस तरह से श्वास नली को बंद कर रही है और वहां से कैसे नीचे गिर रही है। जैसे श्वास नली को बंद करने के बाद भोजन एपिग्लोटिस के पार करती है तो इस पार्ट को ग्रास नली कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं? ग्रास नली। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो एपिग्लोटिस आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल देख लिए होंगे। और जैसे एपिग्लोटिस को पार करती है भोजन, उस पार्ट को क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। ये ग्रास नली में भोजन आ जाती है। हालांकि जो ग्रासनी और ग्रास नली होती है इसमें भोजन का पाचन की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि ये एक पाइप होती है और पाइप जो है यहाँ से भोजन लेकर आने का एक रास्ता होती है जो आमाशय में छोड़ देती है। अब देखिए ये जो ग्रासनी से भोजन ग्रास नली में गिर रही है तो यहाँ पर क्या हो रही है। देखिए अब स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे ही ग्रासनी में भोजन आ रही है इसकी दीवार जो है फूल रही है, पचक रही है, फूल रही है, पचक रही है और इसके बाद जो है आमाशय में आकर गिर जाती है। अब देखिए जैसे ही ग्रासनी में भोजन पाइप में जाती है और फूलती है और पचकती है, इस क्रिया को क्रमाकुंचन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। तो क्रमाकुंचन की क्रिया आहार नल के किस भाग में होती है? तो आप आसानी से बता पाएंगे कि ये जो है ग्रास नली में होती है क्रमाकुंचन की प्रक्रिया। अब जो है यहाँ से भोजन जो है कहाँ पर गिर जा रही है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जैसे ही ग्रासनी को पार करती है भोजन जाकर आमाशय में गिर जाती है। और आमाशय में इतना जो तरल पदार्थ आप देख पा रहे हैं, इसी तरल पदार्थ को यहाँ पर हम जठर रस कहते हैं। इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। इस जठर रस का स्राव जो है 3 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। पहला श्लेष्मा या म्यूकस, इससे म्यूकस का स्राव होता है। दूसरा भित्तीय या अम्लजन, इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तीसरा मुख्य या जाइमोजिन की कोशिका, जिससे पेप्सिनोजन का काम स्राव होता है। देखिए जो म्यूकस होता है, आमाशय की जो भीतरी दीवार होती है उस दीवार में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब तेजाब। ये हमारे जो आमाशय होती है, इस आमाशय को की जो दीवार होती है इस दीवार को गला सकती है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसलिए म्यूकस का भी स्राव होता है। और म्यूकस जो है इसकी दीवार को बचाए रखने में मदद करती है। और साथ ही साथ पेप्सिनोजन, ये जो प्रोटीन को पचाने उचाने में काम करती है। अब देखिए जैसे ही भोजन आमाशय में आती है तो भोजन जो 4 घंटा तक इसी आमाशय में बनी रहती है और इसी में भोजन का पाचन की प्रक्रिया होती रहती है। अब देखिए आमाशय के जो है 3 भागों में बांटी गई है। सबसे पहले जैसे ही आमाशय ग्रासनी से जुड़ी रहती है उस पार्ट को कार्डिया कहते हैं, और बीच वाला जो मोटा हुआ पार्ट रहता है उसको फुंडी कहते हैं, और नीचे यहाँ से छोटी आंत से जुड़ी रहती है तो इस भाग को, नीचे वाला भाग को पाइलोरिक भाग कहते हैं। सबसे ज्यादा भोजन का पाचन इन्हीं दूर भाग में होता है, कार्डियक और फुंडिक भाग में होता है, और इसी भाग में जठर रस का स्राव होता है। और जठर रस भोजन के पचाने में और भोजन को तोड़ने में काफी मदद करते हैं। ये जठर रस जब पूरी तरह से 4 घंटा का समय हो जाता है, भोजन का पूरी तरह से पाचन की प्रक्रिया इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ से निकलकर नीचे चली जाती है। कहाँ पर चली जाते हैं? यहाँ से जैसे नीचे जाती है तो छोटी आंत से जुड़ी रहती है, यहाँ पर छोटी आंत से जुड़ी रहती है। तो छोटी आंत में जुड़ने से पहले जब इसमें भोजन पूरी तरह से पच जाती है, इस भोजन के पचने की प्रक्रिया को अब इसमें भोजन का रूप कायम कहलाता है। जैसे ही भोजन इस आमाशय में पच जाती है तो पचे हुए आमाशय में भोजन के रूप को क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। और जैसे ही कायम यहाँ पर निकल के आती है छोटी आंत में, तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है करीब करीब 6 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितना होती है? 6 मीटर लंबाई होती है। इसका लंबाई कितना होती है? 6 मीटर। इसका लंबाई 6 मीटर, और जो चौड़ाई होती है यानी कि व्यास भी कह सकते हैं, इसका 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, छोटी आंत में जैसे ही भोजन आती है तो भोजन आने के बाद जो है इस छोटी आंत में
प्रक्रिया जो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है पाचन का। इसमें क्यों समाप्त होती है? क्योंकि ये जो अग्नाशय रस होता है, अग्नाशय रस इसी छोटी आंत से जुड़ी रहती है और जो यकृत से एक रस निकलता है जिसको पित्त कहते हैं, और इसी पित्त का इस थैली में बटराव होता है जिसको हम लोग इस पित्त को बाइल जूस कहते हैं, या फिर ये जो थैली जैसे संरचना है इसको पित्ताशय कहते हैं, और यहीं से जुड़ी रहती है पित्ताशय निकलकर छोटी आंत में। तो मतलब छोटी आंत में क्या क्या जुड़ रही है? अग्नाशय रस आकर मिल जा रही है, गिर जा रही है, और यहाँ से पित्त निकलकर उसी छोटी आंत में गिर जा रही है। तो पित्त भी काम कर रही है भोजन को पचाने में, और अग्नाशय रस भी काम कर रही है भोजन को पचाने में। ये जो पित्त होता है वसा का पूरी तरह से पाचन करता है, ये पूरी तरह से पाचन को तोड़ने में मदद करता है। जब भोजन यहाँ से आती है तो जैसे ही इस अमाशय में आती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तरह होता है, भोजन अम्लीय रूप में इस छोटी आंत में पहुंचती है तो उस अम्लियों को क्षारीय में बदलने का काम करता है पित्त, और जैसे ही क्षारीय में बदल देता है तो अग्नाशय रस उस पर आकर उसमें प्रोटीन का पाचन कर देता है। अग्नाशय रस में देखिए ट्रिप्सिन पाई जाती है, इमाइलेज पाई जाती है, लाइपेज पाई जाती है, इन सभी एंजाइम की सहायता से उसमें प्रोटीन का पाचन पूरी तरह से हो जाता है और वसा का पूरी तरह से पाचन हो जाता है, इसी छोटी आंत की दीवार में ही हो जाता है। जब छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन पच जाती है, आप यहाँ पर वाले स्क्रीन पर देखिएगा किस तरह से भोजन छोटी आंत में गुजर रही है। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अमाशय से निकलकर भोजन छोटी आंत में कैसे घूम रही है, और इस तरह की जो प्रक्रिया होती है घूमने के बाद इस भोजन की पची हुई प्रक्रिया को अब यहाँ पर चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल। जो छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से पच जाती है, इस पूरी तरह से पची हुई भोजन के रूप को क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। अब यहाँ पर छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन पच जाती है और यहाँ से निकलकर कहाँ चली जाती है? बड़ी आंत में चली जाती है, और बड़ी आंत में भोजन की पाचन की प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि भोजन पूरी तरह से पच गई कहाँ? छोटी आंत में ही पच गई है। लेकिन थोड़ा बहुत जो इसमें जल की मात्रा रहती है, उस जल की मात्रा को बड़ी आंत की दीवार द्वारा, जब भोजन इधर से ऐसे घूमेगी तो बड़ी आंत की दीवार द्वारा भोजन में जो जल की मात्रा रहेगी वो अवशोषित कर लिए जाएंगे। देखिए बड़ी आंत को दो भागों में बांटी गई है। बड़ी आंत का पहला भाग जो है कोलन, अंतिम भाग मलाशय यानी कि रेक्टम। इस कोलन में जल की मात्रा को अवशोषित कर लिया जाता है, जो पूरी तरह से जल को अवशोषित करने के बाद बेकार चीज बचे जाते हैं, मल बचे जाते हैं, ये मलाशय में जाकर संचित कर दिए जाते हैं, यहाँ पर समय समय पर निकल जाते हैं। अब देखिए जो छोटी आंत होती है इसके तीन भागों में बांटी गई है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी में क्या होता है? ग्रहणी में देखिए ग्रहणी जो है अमाशय से जस्ट जुड़ी रहती है, ग्रहणी इतना होती है, और ग्रहणी के बाद जो जेजुनम होती है, जेजुनम में यहाँ से भोजन आती है, ये वाला पार्ट को जेजुनम कहते हैं, और इलियम में जाते जाते भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। और अधिक अगर पूछा जाएगा छोटी आंत के किस भाग में भोजन की पूरी तरह से पाचन की प्रक्रिया समाप्त होती है, या फिर सबसे ज्यादा भोजन का पाचन छोटी आंत के किस भाग में होती है, तो इलियम में ही भोजन का पाचन पूरी तरह से समाप्त होती है और सबसे ज्यादा पाचन यहीं पे होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि भोजन की पाचन की पूरी प्रक्रिया और पूरी प्रोसेस आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल समझ में आई होगी। तो इसी तरह से पूरी तरह से प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।